वी आर डिस्कसिंग द होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द लास्ट क्लास। क्वेश्चन में जब भी कोई वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहली चीज जो आपने करनी है, यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। जो भी आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं उनको एक फिगर फॉर्म में आप शो करिए। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सेस बना लेते हैं। On an object, a force of 10 न्यूटन is acting towards the east। तो एक ऑब्जेक्ट मान लो यहां रखा है ओरिजिन पे, इस पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का टुवर्ड्स द ईस्ट। तो मैंने एक फोर्स शो करा, इसको मैं डिनोट कर देता हूं विद द नेम E, और ये है कितना 10। तो दिस इज द फर्स्ट वेक्टर 10 न्यूटन टुवर्ड्स द ईस्ट। अब इसके बाद अनदर फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्टिंग एट 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ये ईस्ट है और ये साउथ है, ये आप लोग जानते हैं बात, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो जो दूसरा फोर्स है वो है कितना 20 न्यूटन, और कहां पर है 60 डिग्री। सेकेंड फोर्स जो बी है इज 20 न्यूटन एट 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, जब भी इस तरीके से एंगल दिया होता है तो जो चीज बाद में लिखी होती है, ये 60 डिग्री किसके साथ बन रहा है, साउथ के साथ या ईस्ट के साथ, जो बाद में लिखा हो। सिंपल समझने की कोशिश करो, साउथ ऑफ ईस्ट यानी ईस्ट से 60 डिग्री मुड़ जाइए साउथ की तरफ, ईस्ट से 60 डिग्री मुड़ जाइए साउथ की तरफ। तो दूसरा जो फोर्स है वो हम बना देते हैं, थोड़ा सा उससे बड़ा बनाऊंगा मैं, वो 10 था ये 20 है, तो रफ को ये स्केल से नाप के नहीं बनाने, पर हाँ 20 है तो उससे बड़ा दिखना चाहिए ना। तो दिस इज बी इक्वल टू 20, और कितना एंगल ये दिया हुआ है 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से 60 डिग्री साउथ की तरफ मुड़ जाएंगे। ये एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज द फिगर। आपको दो वेक्टर्स दिए हुए थे, मैं फिर से रीड कर रहा हूं। फर्स्ट ए इज 10 न्यूटन टुवर्ड्स द ईस्ट एंड बी इज 20 न्यूटन एट 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से 60 डिग्री, ईस्ट से 60 डिग्री साउथ की तरफ। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो अब आपको इसमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है, यानी आपको इन दोनों को ऐड करना है। यू हैव टू ऐड देम। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था हम वेक्टर्स को ऐड करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज ट्राइंगल लॉ। हम ऐड करने के लिए ट्राइंगल लॉ यूज करते हैं। ट्राइंगल लॉ में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम जो मोस्टली बच्चों को आती है, वो आती है कि आपको सबसे पहले एक वेक्टर को शिफ्ट करके दूसरे के आगे लगाना पड़ेगा। अभी तो दोनों सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर ओरिजिनेटिंग एट द सेम पॉइंट, पर ट्राइंगल लॉ में क्या चाहिए हमें, वन आफ्टर द अदर। एक ट्राइंगल लॉ में एक के आगे, या तो ए को उठा के बी के आगे लगाओ या फिर बी को उठा के ए के आगे। तो जो तरीका हम अपनाएंगे, हम क्या करेंगे, बी को शिफ्ट कर देते हैं एज इट इज। कहां पर, जहां वो ए खत्म हो रहा है वहां से बी शुरू होगा। तो इसको आप क्या करिए, बी को एज इट इज शिफ्ट कर दीजिए आगे। बदलना नहीं है उसको, मोड़ना नहीं है, उसकी वैल्यू उतनी ही रहनी चाहिए, एवरीथिंग शुड रिमेन द सेम। ये देखिए मैंने b को एज इट इज आगे शिफ्ट कर दिया है। ये b इक्वल टू 20 नहीं है, ये b इक्वल टू 20 है। ये एंगल 60 डिग्री, अब ये यहाँ पे बना हुआ है, थीटा इज 60 और दिस वाज ईस्ट। तो ध्यान से देखो फिगर में मैंने वेक्टर b को शिफ्ट करा है। किस तरीके से शिफ्ट करा है, लॉजिक क्या है कि जहां पर a खत्म हो रहा है, a का जो हेड है वहां पर b की टेल है।
एक के आगे एक लगाए और यहां से अब आप बी को मिटा दीजिए। तो जब भी ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट यू ड्रॉ द फिगर। फिगर में चेक करो ए बी और बी के बीच का एंगल थीटा शो होना चाहिए। क्या ए शो हुआ है? हाँ, ए शो हुआ है। क्या बी शो हुआ है? हाँ, बी भी शो हुआ है। और ए और बी के बीच का एंगल शो हुआ है? हाँ, ए और बी के बीच का एंगल भी शो हुआ है। ठीक है ना? तो दिस इज हाउ यू शुड ड्रॉ द फिगर। बनाइए प्लीज, बहुत बच्चों ने होमवर्क में फिगर नहीं बनाई थी, तो पहले ये बनाओ। ड्रॉ दिस प्लीज। सर मैंने इसको कोसाइन रूल से कर लिया था सर क्वेश्चन। मस्त करो, जो सिखा रहे हैं उसका ध्यान दीजिए, जो आपको सिखाया जा रहा है वो करिए। तो फिगर बना ली हमने, देखिए फिगर में वी हैव ए बी एंड थीटा। अब क्या करेंगे? अब हम ट्राइंगल लॉ, का नाम ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि ट्राइंगल बनाना है इसमें। ये दो साइड्स हैं, ट्राइंगल में तीन होती हैं, दो तो हो गई। अब यहां से यहां तक जोड़ दीजिए। तो दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। यानी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स इस तरफ लगा था, एक इस तरफ लगा था, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर होगा। ठीक है ना? तो वो आर की डायरेक्शन में होगा। अब आर वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड तो बताना ही है, पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी तो बताना होगा। वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो आर वेक्टर का एंगल भी आपको बताना होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता के फायदा नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसकी डायरेक्शन के लिए एक एंगल डिनोट करते हैं बीटा। बीटा किसके बीच में होता है? रिजल्टेंट का एंगल होता है विद द वेक्टर ए। तो फिगर में आपको और क्या बनाना होगा? रिजल्टेंट बनाना होगा, और रिजल्टेंट का विद द वेक्टर ए क्या एंगल बन रहा है, दैट इज बीटा, वो बनाना। अब देखिए फिगर में पांचों चीजें हो गई। बी ए और बी के बीच का एंगल थीटा, रिजल्टेंट ड्रॉ हो गया ट्राइंगल लॉ से, और रिजल्टेंट का ए के साथ जो एंगल बन रहा है वो बीटा। प्रॉपर तरीके से अगर समझ के करोगे ना, कोई भी कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, कभी गलती नहीं करोगे वेक्टर्स। और वेक्टर्स आपका 12th में भी बहुत यूज होगा, ट्राइंगल लॉ ये सब यूज होगा 12th में भी। तो प्लीज इसको ध्यान से समझिए। आप लोग होमवर्क सेंड करते हैं, उसमें 2 लाइन लिखी होती है। बहुत बच्चों ने होमवर्क सेंड करा, उसमें बस ये लिखा है r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कोई फिगर नहीं, कोई कुछ। काम करना है, प्रॉपरली करिए। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। पता तो लगे आखिर हो क्या रहा है। ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी। b इक्वल टू 20 है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, b इक्वल टू 20 और a इक्वल टू 10, दोनों को ऐड करके r है। अब इसके बाद सेकेंड, अब आप r का मैग्नीट्यूड निकालिए। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos 60, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर 100 प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस cos 60 होता है 1/2, 1/2 और ये 2 कट जाएंगे, तो प्लस a इंटू बी, तो रूट ऑफ 700, तो 10 बाहर आ जाएगा, 10 रूट 7 न्यूटन। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा दैट विल बी 10 रूट 7 न्यूटन। ठीक है ना? अब दिस इज नॉट कंप्लीट जब तक आप बीटा एंगल नहीं निकाल लें। तो तीसरी चीज, टैन बीटा का फॉर्मूला लगाइए। क्योंकि वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन भी तो बताना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता के कोई फायदा नहीं हो। ठीक है? तो टैन बीटा का फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। होमवर्क में बहुत लोगों ने टैन बीटा निकाला ही नहीं, जबकि कितनी बार ये बात बताई गई। तो बी साइन थीटा 20 रूट 3/2 डिवाइडेड बाय ए 10 प्लस बी 20 cos 60।
इंटू 1/2। कितना आया tan बीटा यहाँ से, कोई बता सकता है? सर √3/2। √3/2। नो सर। तो कोई बात नहीं, अगर आपका tan बीटा आ रहा है √3/2, नो प्रॉब्लम। अगर आप नहीं पहचानते, आप इसको दूसरी साइड ले जाइए, आप लिख दीजिए बीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3/2। तो अब देखिए, हमारा रिजल्टेंट हमने निकाल लिया, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया, दिस इज द मैग्नीट्यूड। और रिजल्टेंट सर किस एंगल पर होगा वो हमने फाइंड आउट करा है। तो जब भी कोई वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन होता है, आपको r का मैग्नीट्यूड निकालना है, वो हमने निकाला है 10√7, और बीटा एंगल हम tan इनवर्स के टर्म्स में लिख देते हैं। इस तरीके से हमें वेक्टर्स को ऐड करना है यूजिंग ट्रायंगल लॉ। अब इसमें क्या डाउट है ये बताएं। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर मेरा सर रिजल्ट में सही आ रहा है सर। ये बीटा एंगल सर 10√3/23/2 आ रहा है सर लास्ट। यहाँ आपके सामने करा है, आप देख सकते हैं। अब उसमें मैं आपका कैलकुलेशन की गलती मैं कैसे बता सकता हूँ, आपके सामने लिखा है मैंने, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ना। यहाँ सारी फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले में एक एक वैल्यू भी डाल के दिखाया है मैंने। फॉर्मूले में देखो ना यार, एक एक वैल्यू डालिए। b की वैल्यू 20, sin 60 √3/2, a 10 है, b 20 है, cos 60 1/2 होता है। सारी वैल्यूज डाल के दिखाया तो है मैंने tan बीटा कैसे आ रहा है। अब एटलीस्ट कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी ना। देखो यहाँ पे क्या गलत करा है इसमें, देखो मैंने पूरा लिखा है यहाँ पे। सर हम्म, आपने रिजल्ट निकालने के लिए कहा था ना, पर हमने इसमें आई कैप और जे कैप निकाला ही नहीं। जोर से बोलिए, क्या कह रहे हो, जोर से बोलो। सर आपने रिजल्ट निकालने के लिए कहा था ना, पर हमने इसमें आई कैप या जे कैप कुछ तो निकाला ही नहीं। देखो रिजल्टेंट, हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप रिजल्टेंट को कंपोनेंट फॉर्म में लिखोगे। मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके थे, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, ध्यान से सुनना इस बात को। वेक्टर को आप या तो रिप्रेजेंट कर सकते हो मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर्म। आप उसका मैग्नीट्यूड बता दो और उसका एंगल बता दो तो बिल्कुल सही है। जैसे कि मैं कहता हूं एक फोर्स है 20 न्यूटन का और 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, बिल्कुल सही है। वेक्टर को बताने का बिल्कुल सही तरीका है, मैंने उसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया और उसकी डायरेक्शन भी बता दी। दिस इज परफेक्टली फाइन। या इसको मैं वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकता हूं। I can write the answer in the vector component form, कन्वर्ट कर सकता हूं मैं। तो यहाँ पे हमने जो रिजल्टेंट निकाला है वो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में नहीं निकाला, हमने उसको मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में निकाला। कैसे, कितना है रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 10√7 न्यूटन, और कितने एंगल पर है, एट एंगल tan इनवर्स √3/2, और ये एंगल ईस्ट से किस तरफ है, ईस्ट से ऊपर की तरफ है या ईस्ट से नीचे की तरफ है, ये ईस्ट एक्सिस से नीचे की तरफ है। तो हम क्या लिखेंगे, साउथ ऑफ ईस्ट। तो देखिए हमने फाइनल आंसर बिल्कुल सही निकाला है। फाइनल आंसर में हमने मैग्नीट्यूड भी बता दिया और एंगल भी बता दिया। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप फाइनल आंसर को आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिखें, आप फाइनल आंसर को मैग्नीट्यूड और एंगल के टर्म्स में लिख सकते हैं। 10√7 is the magnitude और tan inverse √3/2 is the angle. There is no need to give the final answer in terms of components. आप फाइनल आंसर को इस तरीके से लिख सकते हैं। सर अगर उसने बोला होता कि गिव द फाइनल आंसर इन कंपोनेंट फॉर्म, तो फिर मुझे इस वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता, जो कि मैंने आपको सिखाया था x और y कैसे निकालते हैं। पर वो नहीं पूछ रहा, यू कैन गिव द आंसर लाइक दिस। और क्या कंसर्न, सर अगर हमने उससे निकाला तो गलत हो जाए आंसर।
क्या चीज? सर हमने कंपोनेंट्स फॉर्म में निकाला है तो आंसर गलत होगा हमारा। हाँ, अगर कंपोनेंट फॉर्म में नहीं पूछा तो कोशिश करो कंपोनेंट फॉर्म में मत एक्सक्यूज मी सर, निकाल। सर इसका एक बार कंपोनेंट फॉर्म में आंसर लिख के बता दो क्या आएगा। कंपोनेंट फॉर्म में आप अभी कर नहीं पाएंगे। कंपोनेंट फॉर्म के लिए तो आपको एंगल बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। हमें बीटा पता नहीं लगा ना, बीटा तो tan इनवर्स के टर्म्स में है, तो आपको कंपोनेंट में करना भी यस नहीं। सर। तो कंपोनेंट में अगर करना होता तो फिर आपको जैसे मैंने x और y सिखाया था वो देख लेते हैं, अगर इसको कंपोनेंट फॉर्म में करना भी होता तो। अब कोई कहता है हमें r जो है वो मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में नहीं चाहिए, वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, कर सकते हैं। अगर आप r को सिर्फ r वेक्टर को बना लेते हैं, यहाँ पर r कुछ इस तरीके से है ना, r इस तरीके से है और ये एंगल बीटा है, दिस इज वेक्टर r एंड दिस इज एंगल बीटा। अगर आप इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको बनाने के लिए मुझे दो कंपोनेंट चाहिए। पहले मुझे यहां जाना पड़ेगा, ये क्या कहलाएगा, इसका कौन सा कंपोनेंट? Horizontal. कॉम्पिटेंट x कंपोनेंट। और फिर यहां से हमें नीचे जाना पड़ेगा, ये क्या कहलाएगा, इसका y कंपोनेंट। क्या फॉर्मूला होगा x का, ज्योमेट्री से बताओ। X I कैप प्लस हाँ माइनस cos JY. y sin थीटा है। सोचा करो क्या पूछा है, x का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस tan सर r cos थीटा। थीटा नहीं है, और cos tan cos थीटा tan R cos cos थीटा x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x r cos थीटा cos बीटा। और y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r साइन sin थीटा। तो आपने दोनों कंपोनेंट्स निकाल लिए। r की वैल्यू आपको पता है 10√7, cos बीटा उससे x आ जाएगा, r sin बीटा से y आ जाएगा। अब आप r को कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, x कौन सी तरफ? I तो i कैप हाँ, r cos बीटा I i कैप, उसके बाद माइनस j कैप r sin बीटा माइनस j कैप। हाँ, तो प्लस r sin बीटा माइनस। तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट योर आंसर इनटू कंपोनेंट फॉर्म। पर हमें जो क्वेश्चंस अभी दिए जाएंगे वेक्टर एडिशन के, उसमें हमें आंसर मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में ही छोड़ना होगा, अनलेस वो आपसे कहे कि कन्वर्ट इट इनटू वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म। प्लीज डू नॉट कन्वर्ट, लीव इट लाइक दिस। सर सर जहाँ पे हमें बीटा का एक डेफिनेट वैल्यू मिलता है जो इसको हम tan के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमें जैसे 60 आ जाता है, तो उसमें क्या हमें ज्यूम करके चलना पड़ता है कि उसमें हमें कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना ही होगा? कहीं कुछ अज्यूम नहीं करना, अनलेस क्वेश्चन में लिखा हो यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इनटू कंपोनेंट फॉर्म। आपको यही अगर बीटा की वैल्यू निकल भी आती नहीं भी निकली, डजंट मैटर, आपको फाइनल आंसर ऐसे ही देना है। और क्या डाउट है इसमें? नेक्स्ट हेडिंग इज नहीं, एक उससे पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बिफोर एप्लीकेशंस। पैरेललोग्राम, अब होता क्या है, कोई कहता है ट्राइंगल लॉ पढ़ तो लिया, ट्राइंगल लॉ पढ़ लिया, पर उससे और आसान है, उससे और आसान है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला पैरेललोग्राम का यही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos। tan बीटा का भी वही फॉर्मूला है, सेम b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो फर्क क्या है, पैरेललोग्राम लॉ में हमारा फिगर बनाने का तरीका है, और जो ट्राइंगल लॉ में हमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी, बी वेक्टर को शिफ्ट करना पड़ता था, वो स्टेप नहीं करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन में अब कराऊंगा आपको, उसमें ट्राइंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ दोनों यूज करें, तो उससे आपको समझ में आएगा कि पैरेललोग्राम लॉ क्या है। ठीक है, हमारे पास कॉलम बना लेते हैं, यहाँ ट्राइंगल लॉ से सॉल्व करेंगे,
और यहाँ उसी क्वेश्चन में पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। दिस इज ए, दिस इज बी, ए और बी के बीच में एंगल थीटा है। सेम क्वेश्चन, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल थीटा, ठीक है ना। सेम फिगर है, सेम क्वेश्चन। अब वो कहता है इनको ऐड करो, रिजल्टेंट निकालो, यानी यू हैव टू ऐड वेक्टर्स ए एंड बी। दोनों केसेस में मुझे वेक्टर ए और बी को ऐड करना है। चलिए बताइए, ट्राइंगल लॉ में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कौन बताए। shift the एक B ही vector टिप आगे to एक ही टिप के आगे बना देंगे। इनको उठाकर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहां हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, शिफ्ट करना पड़ता है। दोनों वेक्टर्स सेम पॉइंट पे बने हुए थे, पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक के आगे एक। तो आप क्या करेंगे, बी को एज इट इज शिफ्ट कर देंगे ए के आगे। ये देखिए, मैंने वेक्टर बी को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया। ये एंगल थीटा था, अब भी ये वाला एंगल थीटा है। तो शिफ्टिंग करिए, शिफ्टिंग करने के बाद बी को मैं वहां से मिटा देता हूं, या चलो कहते हैं डॉटेड में कर देता हूं। तो बी को शिफ्ट कर दिया। अब क्या करूं, अब ट्राइंगल बना दूं, यहां से हटाई दो चलो बी को, अब आप ट्राइंगल बना दो। तो दिस ट्राइंगल विल गिव यू द रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम लो, इसमें ये आपका शिफ्ट करने वाला, इसकी जरूरत नहीं। पैरेललोग्राम में दोनों वेक्टर्स सेम पॉइंट पे ही लगे होने चाहिए। एज इट इज आप फिगर बना सकते हो, देयर इज नो नीड टू शिफ्ट। यानी बोथ वेक्टर्स, बोथ ए एंड बी मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम सेम पॉइंट। इसमें एक के आगे एक नहीं चाहिए, इसमें दोनों सेम पॉइंट से ही चलेगा। जैसे इसमें था ए के आगे बी, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है, इसमें दोनों सेम पॉइंट से ही होने चाहिए। क्या करेंगे, इसमें पैरेललोग्राम बनाएंगे। इन दोनों को यूज करिए, पैरेललोग्राम बनाइए। कैसे होता है पैरेललोग्राम, ए के पैरेलल, जैसा ए है ए के पैरेलल यहां पे लाइन, जैसा बी है बी के पैरेलल यहां पे लाइन। देखिए पैरेललोग्राम बन गया, बी के पैरेलल इधर, ए के पैरेलल इधर। और अब उस पैरेललोग्राम का डायगोनल बना दो, ड्रॉ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। यहां से यहां तक डायगोनल बना दीजिए। तो ये जो डायगोनल आप बनाएंगे, दिस डायगोनल विल गिव यू द रिजल्टेंट। दोनों ही केसेस में देखिए सेम ही बन रहा है। चाहे ट्राइंगल लॉ से करो, यहां पर मैंने ट्राइंगल लॉ की मदद ली है फिगर बनाने में, बी को शिफ्ट कराए और फिर ट्राइंगल बनाया है। यहां पर बी को शिफ्ट नहीं करा, पैरेललोग्राम बना के उसका डायगोनल बना। तो फिगर बनाने का तरीका अलग है बस, बाकी है दोनों का काम एक ही, वेक्टर को ऐड करना। फॉर्मूला ये नहीं है कि इसमें कुछ और होगा, इसमें भी वही फॉर्मूला होगा, सेम डेरिवेशन है। कोई कहता है ट्राइंगल लॉ डिराइव करो या पैरेललोग्राम लॉ डिराइव करो, डेरिवेशन सेम, वही जो पिछली बार कराई थी, बस फिगर अलग तरीके से बनती, फॉर्मूले सेम। अच्छा, एक चीज और फिगर में हम मिस कर रहे हैं, रिजल्टेंट का एंगल विद द वेक्टर ए, ये भी हमें शो करना चाहिए बीटा। रिजल्टेंट का एंगल विद द वेक्टर ए, वी शुड शो दिस एज एंगल। तो चाहे आप ट्राइंगल लॉ यूज करो, चाहे पैरेललोग्राम लॉ यूज करो, इट इज योर चॉइस। मुझे थोड़ा सा कई बार पैरेललोग्राम लॉ आई प्रेफर, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती। अगर आपको दोनों वेक्टर सेम पॉइंट पे दिए हुए हैं, जल्दी से पैरेललोग्राम बनाइए, डायगोनल बनाइए। फॉर्मूला वही लगाना है आपने, आर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा और आर का आपको एंगल निकालना है। इसमें भी वही था, आर का मैग्नीट्यूड निकालते थे, आर का एंगल निकालते। कैसे, मॉड आर का फॉर्मूला था और टैन बीटा का फॉर्मूला था, सेम यहाँ पर भी है, सेम ही फॉर्मूला है। मॉड आर का फॉर्मूला वही है और टैन बीटा का फॉर्मूला वही है, सिर्फ फिगर बनाने का ही तो तरीका अलग है। तो क्या करिए,
कॉलम बनाइए, इसकी फिगर और इसके बाद ना लीव अराउंड 4 लाइंस यहाँ पर और लीव 4 लाइंस यहाँ पर। एनसीईआरटी बुक खोलिएगा क्लास के बाद, इसकी डेफिनेशन एज इट इज एनसीईआरटी से देखकर यहाँ लिखिएगा। इसकी डेफिनेशन एनसीईआरटी बुक से देखकर एज इट इज यहाँ। पेपर में हो सकता है आपसे डेफिनेशन पूछे, क्या कहती है ट्रायंगल लॉ, सुनिएगा। द टू वेक्टर्स, सुनो, द टू वेक्टर्स टू बी एडेड आर रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction by the two adjacent sides of a triangle taken in the same order। यानी जो दो वेक्टर हमें ऐड करने हैं उनको ट्राइंगल की दो साइड्स से रिप्रेजेंट करते हैं, टेकन इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर यानी एक के आगे एक। देन their resultant is given by the third and the closing side of the triangle। यानी उनका जो रिजल्टेंट है वो ट्रायंगल की तीसरी साइड होती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, याद करिए। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहती है? द टू वेक्टर्स टू बी एडेड आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट। देखिए ए का भी इनिशियल पॉइंट यही है, बी का भी इनिशियल पॉइंट। तो दोनों वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करो having the same initial point। Now their resultant will be given by the diagonal of the parallelogram with the same initial point। यानी इनका जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा with the same initial point। ये वाला डायगोनल नहीं, दो डायगोनल बन सकते हैं ना पैरेललोग्राम के, एक ये वाला भी तो बन सकता है, और ये वाला नहीं, यहाँ वाला, ये वाला। तो इसकी डेफिनेशन के लिए 4 लाइनें आपको लिखनी होगी एनसीईआरटी से, जगह छोड़ दीजिए। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वेक्टर एडिशन के, इट विल बी योर चॉइस, चाहे आप ये वाले तरीके से फिगर बनाए, चाहे आप ये वाले, इट विल बी योर चॉइस। चलिए नोट डाउन करिए, इसको प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाए। सर पैरेललोग्राम को अलग से क्वेश्चन आएंगे, क्या चीज? ट्रायंगल सर, पैरेललोग्राम के अलग से क्वेश्चन आएंगे, तो उसको अलग से देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। आपको ट्रायंगल, आप क्वेश्चन में वो ये नहीं बोलेगा ट्रायंगल लॉ यूज करो, या वो आपकी चॉइस होगी। सर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सेम रहेगा ना? हाँ सेम रहेगा, दोनों सब फॉर्मूले सब सेम है, सिर्फ फिगर बनाने का तरीका अलग है। तो पैरेललोग्राम वाले में बस क्या फर्क है, आपको शिफ्ट नहीं करना। बी को अगर आप देखो शिफ्ट करते, बी को शिफ्ट करके यहाँ लाते, बात तो वही है, फिगर तो तब भी ऐसे ही बनती। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, लिखिए, हेडिंग लिखिए, एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर एडिशन। एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर एडिशन, पहले कुछ एप्लीकेशन करते हैं इसके कि रियल लाइफ में कहां पर यूज हो रहा है वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। तो पहले हमारे एप्लीकेशंस हैं, पहले टाइप के क्वेश्चंस, टाइप 1 लिखिए, रेन एंड विंड प्रॉब्लम, रेन एंड विंड प्रॉब्लम। अब आप लोगों ने देखा होगा जब बारिश हो रही होती है, इट इज नॉट दैट कि बारिश हमेशा सीधी ही आए, बहुत बार बारिश जो होती है वो इंक्लाइंड भी होती है, टेढ़ी जा रही होती है। पर अगर ग्रेविटी के हिसाब से देखा जाए तो अगर कोई चीज क्लाउड से गिर रही है तो ग्रेविटी तो सीधी है, तो रेन ड्रॉप्स शुड बी फॉलिंग वर्टिकली। पर कई बार रेन ड्रॉप्स वर्टिकली नहीं फॉल कर रही होती, इस तरीके से जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है? ग्रेविटी टेढ़ी थोड़ी ना है, ग्रेविटी तो सीधी है। तो ये रेन कई बार टेढ़ी क्यों आ रही होती है, बताओ? बिकॉज ऑफ विंड, फोर्स ऑफ विंड, एयर फ्रिक्शन की वजह से सर। हवा का असर रेन के ऊपर पड़ रहा है, और जो विंड है, विंड का इफेक्ट रेन के इफेक्ट में ऐड हो रहा है। विंड का जो इफेक्ट है हवा के चलने से, जो हवा का इफेक्ट है वो रेन पे पड़ रहा है। हवा इस तरफ जा रही है तो वो अपना इफेक्ट, अपनी वेलोसिटी रेन में ऐड कर रही है, रेन को भी वो अपने साथ लेके जा रही है। तो क्वेश्चन देखिए कैसा है।
क्वेश्चन आता है कि रेन फॉल कर रही थी, लिखो क्वेश्चन लिखो, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, क्वेश्चन लिखिए, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, फॉलिंग वर्टिकली एट 6 मीटर पर सेकेंड, रेन वर्टिकली नीचे गिर रही है 6 मीटर पर सेकेंड, विंड एट 8 मीटर पर सेकेंड towards west, wind is at 8 meter per second towards west, with what velocity will rain hit us, रेन हमें किस स्पीड से हिट करेगी, और सेकेंड पार्ट, एट व्हाट एंगल शुड बी बेंड द अम्ब्रेला, at what angle should we bend the umbrella? So what is written after 8 meter per second? Rain is falling vertically at 6 meter per second. Wind is blowing at 8 meter per second towards the west. With what velocity will rain hit us? And at what angle should we bend the umbrella? अब देखो पहला ही क्वेश्चन है जहां पर वेक्टर का एडिशन रियल लाइफ में यूज हो रहा है, इट इज रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कैसे करना है क्वेश्चन ये दिया होगा आपको, एमसीक्यू होगा तो चॉइसेस दे रखे होंगे आपको, बस होगा ये आपका नॉर्मल इसी टाइप का क्वेश्चन। तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करें, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, वेक्टर एडिशन के क्वेश्चन में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द फिगर बनानी है। सब लोग ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा अगर सुनोगे और कोशिश करोगे समझ। सबसे पहले हमें क्या करना है, फिगर बना, एक्सेस बना दी। अच्छा, रेन कहां से आती है, ऊपर से आती है, ऊपर से नीचे आती है इस तरीके, तो इसको मैं बोल रहा हूं वर्टिकल, दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन। अच्छा, अब और कौन सी डायरेक्शन है, विंड जा रही है वेस्ट की तरफ, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अच्छा, पहली चीज कौन है, रेन आ रहा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकल, रेन नीचे की तरफ आ रही है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट 6 मीटर पर सेकेंड। तो पहला वेक्टर होगा रेन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन किस तरफ होगा, ये नीचे की तरफ होगा। तो मैं क्या करूंगा, आई प्रिफर पैरेललोग्राम लो, तो मैं सारे वेक्टर्स को ओरिजिन से शुरू कराऊं, ठीक है ना, यहां से शुरू करो। तो यहां से रेन का वेक्टर बनाऊंगा, किस तरफ जाती है रेन, नीचे जाती है, ऑब्वियस सी बात है नीचे जाती है। तो एक वेक्टर देखिए मैंने बनाया, दिस वेक्टर, इसका नाम दूंगा मैं क्लियरली VR, वेलोसिटी ऑफ रेन, ABCD नाम मत दो, वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये कितना है 6 मीटर पर सेकेंड है। दूसरा कौन है, विंड की स्पीड या विंड की वेलोसिटी, वो है 8 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की तरफ। तो दूसरा वेक्टर बनाऊंगा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि वो 6 है वो 8 है, थोड़ा सा बड़ा अप्रोक्सीमेट, और वेस्ट की तरफ, ठीक है ना। तो देखिए ये वेस्ट है, ये हमने बनाया वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है, वेलोसिटी ऑफ विंड हमें दिया हुआ है 8। तो ये दो वेक्टर्स मैंने शो कर दिए फिगर। अच्छा, अब ये दो वेक्टर्स जो हैं इनके बीच में कुछ एंगल भी बनाओ, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, दिया हुआ नहीं है पर बता सकते हो, 90 डिग्री। बीच का एंगल मैं शो कर देता हूं, थीटा जो है वो 90 डिग्री। अब विद व्हाट वेलोसिटी विल रेन हिट अस, यानी रेन हमें किस स्पीड से हिट करेगी, यानी मेरे को क्या करना है, मेरे को विंड का इफेक्ट रेन के स्पीड में ऐड करना है। विंड जो फ्लो कर रही है वो अपने साथ रेन को भी मोड़ देगी ना, यानी विंड का असर पड़ेगा रेन के ऊपर। व्हाट आई हैव टू डू इज, रिजल्टेंट जो निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। रेन का पे विंड का असर पड़ रहा है, विंड अपना इफेक्ट रेन में ऐड कर रही है, जिस तरफ विंड जा रही है वो रेन को भी उधर की तरफ अपने साथ ले जाएगी।
तो विंड की स्पीड रेन की स्पीड में ऐड कर देनी है। रेन थी, हम रेन को देख रहे थे, पर रेन में हवा का इफेक्ट ऐड हो गया, तो आई हैव टू ऐड देम। और मैं इसको आर नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा वी नेट या वी टोटल। टोटल वेलोसिटी अब रेन की कितनी हो जाएगी जब रेन में विंड का इफेक्ट ऐड हो जाएगा। अच्छा चलिए अब बताइए, यहाँ पे वेक्टर ए और बी, हमें तो ए और बी पता थे, तो मैं यहाँ ए और बी नहीं बोल रहा हूं, मैं वी आर और वी डब्ल्यू बोल रहा हूं। तो शुरू शुरू में आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, तो ऐसा करते हैं, इसके साथ लिख लेते हैं कि ये ए है और ये बी है, और इनके बीच का एंगल थीटा हमने शो कर दिया। मैंने आपको बताया था ना फिगर में क्या क्या होना चाहिए, ए बी और थीटा। तो देखिए ए बी और थीटा, ए और बी वो वेक्टर्स हैं जो मुझे ऐड करें। बनाओ, चलो अब ट्राई करो इसको। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। तो अगर हम इस क्वेश्चन में ट्रायंगल लॉ लगाते हैं तो फिर तो इसमें तो शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ट्राइंगल लॉ में शिफ्ट करोगे ना, पैरेललोग्राम में जरूरत नहीं है। तो पर ट्रायंगल लॉ में हम इसलिए करते हैं ना क्योंकि हमें एक के साथ एक चाहिए होता है, ये तो ऑलरेडी है। ऑलरेडी कहाँ है, ऑलरेडी बी जो है, बी ए के आगे लगा हुआ है क्या? ट्राइंगल लॉ क्या कहती है? ट्राइंगल लॉ कहती है बी वहां से शुरू होना चाहिए जहां ए खत्म हो रहा है। ए यहां खत्म हो रहा है, क्या बी यहां से शुरू हो रहा है? ट्राइंगल लॉ अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको बी को उठाकर ए के आगे लाना पड़ेगा, पर हम शिफ्टिंग नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं दोनों सेम पॉइंट से रहें। तो आप इसमें पैरेललोग्राम यूज कर लीजिए या ट्राइंगल, आपकी मर्जी है, दैट इज टोटली अप टू यू। दोनों से ट्राई करो, चलो एक से अभी करो, एक से क्लास के बाद इसको ट्राई करो। जगह छोड़ देना, कॉलम बना लो, चाहे एक तरीके से अभी कर लो और दूसरे कॉलम में फिर क्लास के बाद ट्राई करना, देखना सेम फिगर बनती है या नहीं। ट्राइंगल लॉ में आपको बी को उठाना पड़ता है ना, ये बी को उठाकर ए के आगे लगाना पड़ता है। शिफ्ट क्यों नहीं करना पड़ेगा, ये बी है, बी को उठा के आपको शिफ्ट करना पड़ता है, जहां पर ए खत्म हो रहा है वहां लगाना पड़ता है, यहाँ लगाना। सर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ट्रायंगल लॉ से करना है और क्या पैरेललोग्राम लॉ से करना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी लॉ यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में वैसे 99% नहीं दिया हो, तो आपकी मर्जी। ओके। So what were you saying? Can you please repeat? क्या कह रहे हो? Sir, can you please repeat what were you saying? हमें कैसे क्या दो कैसे क्या कह रहे थे ना कुछ? आप इसको करिए, फॉरगेट अबाउट व्हाट आई एम सेइंग, इसको ट्राई करिए पहले आप। आपको जो तरीका ठीक लगता है, whether you want to shift them by using triangle law, it is up to you. कौन सा लॉ यूज करना पसंद कर रहे हैं आप लोग? ट्रायंगल। हाँ, अब मैं क्या करता हूं, मैं दोनों तरीके से आपको बताया। जो बच्चे, सुनिए प्लीज सुनिए, जो बच्चे ट्राइंगल लॉ पसंद कर रहे हैं उन्होंने क्या करना था, उन्होंने इस वेक्टर को उठाकर यहां लाना, वेक्टर बी को उठाकर यहां लाना था, यहां लगाना था वेक्टर बी। तो ए ये हो जाता, बी ये हो जाता, और फिर यहां से वो ट्राइंगल बना। ठीक है ना? मैं क्या कर रहा हूं, बट आई डोंट प्रिफर शिफ्टिंग। दोनों अपनी जगह बने ही है, क्यों जबरदस्ती किसी को शिफ्ट करो, है जहां है वहां रहने दो, शिफ्ट करोगे गलती होगी। तो दोनों सेम पॉइंट पे बने हुए, ठीक है। इसके पैरेलल यहां बना दीजिए, इसके बी के पैरेलल यहां बना, और इनका उसी पॉइंट से शुरू होने वाला डायगोनल बना दीजिए। तो दिस विल बी द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट यानी वी टोटल। आप रिजल्टेंट बोल दो
चाहे उसको बी टोटल हो। अच्छा, बीटा एंगल भी शो करना होगा। बीटा एंगल कौन सा होगा? रिजल्टेंट सर ए का, वेक्टर के साथ। रिजल्टेंट का ए, ठीक है ना, ये वाला एंगल। प्लीज ध्यान रखिएगा, रिजल्टेंट का ए के साथ जो होता है वो एंगल बीटा, ठीक है ना। तो सर हमने पिछले वाले सेशन में तो ए आई पे लिया था और बी जे पे लिया था। ऐसा नहीं है कि आपने ए आई पे लिया था। अब आपको देखो एडिशन करना है, आप इसको वी आर प्लस वी डब्ल्यू लिख सकते हो या वी डब्ल्यू प्लस वी आर भी लिख सकते हो, बात तो एक ही है, कौन सा पहले कौन सा बाद में से फर्क नहीं पड़ता। पर कैसे डिसाइड करते हैं ए किसको लेना है बी किसको लेना है? तो यूजुअली अगर आप उल्टा भी ले लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यूजुअली क्या लॉजिक होता है, जो चीज मेन होती है, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, जिसका मोशन आप पढ़ रहे हो, उसको ए बोलते हैं, दूसरी चीज को बी बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरे लिए मेन कौन है? मैं किसको देख रहा हूँ? रेन को देख रहा हूँ या विंड को देख रहा हूँ? बताओ मेरे लिए मेन कौन है? रेन को देखते हैं हम, ऑब्जर्व रेन को कर रहे हैं, तो रेन को ए बोलेंगे और विंड को बी बोलेंगे। क्वेश्चन आएंगे, जो चीज मेन होगी जिसको हम देख रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड एज ए और दूसरा कहलाएगा बी। तो रेन वाले क्वेश्चंस में रेन को ए मानिएगा, विंड को बी मानिएगा। अब इसको ट्राई करते हैं, ऐड करना था मैग्नीट्यूड। देखो फिगर पूरी हो गई। अब फिगर में चेक करा करो 5 चीजें हैं या नहीं। ए है, बी है, थीटा है, आर है, बीटा है। योर फिगर शुड हैव ए बी आर, ए और बी के बीच का एंगल थीटा, ए और आर के बीच का एंगल बीटा। हमेशा चेक करा करो क्या फिगर में ये 5 चीजें हैं या नहीं, कभी गलती नहीं होगी, कितना मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। ए है, बी है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल बीटा है। अब बताइए किसी को कुछ पूछना है तो बाद में ये रीजन मत दीजिएगा, आज भी होमवर्क दूंगा मैं, तो बाद में ये मत देना कि मुझे तो समझ में नहीं आया इसलिए मैंने नहीं करा। सर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आ नहीं रही है देखो, सर। मैंने तुम गलत सर 10 करते हो। मैं पूछ रहा हूँ डाउट है, तुम आंसर बता रहे हो, तो डाउट है तो वो बताओ। नहीं सर Doubt अभी तो तक तो बताओ। कोई डाउट नहीं है सर। हाँ तो फिर अभी नहीं, जिनको डाउट है वो पूछें। वेक्टर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। फिगर पूरी हो गई। अब मैं मॉड आर निकालूंगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल वेलोसिटी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos 90 पता होना चाहिए आपको। तो वी आर का स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस 2VR VW cos 90। cos 90 0 होता है, ये टर्म खत्म हो गई। यहां से आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। 36 प्लस 64 100, 100 का रूट 10, यानी रेन की स्पीड जो कि 6 थी, रेन की स्पीड जो 6 थी वो अब 10 हो गई। क्यों 10 कैसे हो गई? क्योंकि हवा का इफेक्ट उस पर ऐड हो गया, तो 6 में 8 ऐड हो गया, 6 में 8 ऐड हो गया तो 10 आ गया, ठीक है ना। कुछ बच्चे कहते हैं 6 में 8 ऐड हो गया तो 14 आना चाहिए। अरे वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हो ना, कुछ तो ध्यान दो। ये थोड़ा ना 6 प्लस 8 कर दोगे, वेक्टर के थ्रू ऐड करोगे इसको। ये 6 इस तरफ है, ये 8 इस तरफ है, वेक्टर के थ्रू ऐड करोगे, देखो आंसर क्या है। तो यू विल गेट द आंसर एज 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा वो डाउट था। अभी समझ में आएगा। विद व्हाट वेलोसिटी विल रेन हिट अस, यानी रेन जो है, सपोज करो कोई आदमी यहाँ ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो जब रेन आएगी वो उस आदमी से टकराएगी विद स्पीड v टोटल 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। पर अभी ये इनकम्प्लीट है क्योंकि उसने वेलोसिटी पूछी है। विद व्हाट वेलोसिटी? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट शुड हैव अ मैग्नीट्यूड, इट शुड हैव अ डायरेक्शन आल्सो। तो अभी तो मैंने डायरेक्शन नहीं बताई, तो मेरे को बीटा एंगल बताना चाहिए। तो tan बीटा का फॉर्मूला लगाइए। अब tan बीटा is equal to b sin theta 8 sin 90 अपॉन b sin theta अपॉन a plus b cos theta। a ये है 6 plus 8 cos 9, cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, तो tan बीटा आ गया 4/3। क्या पहचान सकते हो?
नो सर। नो सर। यस सर। बच्चे नो 53 डिग्री 53 डिग्री। आप लोगों का क्लास में आने का फायदा क्या है? आप लोगों का क्लास में आने का कोई फायदा नहीं है। tan बीटा 4/3 अगर आप नहीं पहचान पा रहे पिछली क्लास में, जबकि मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बोल के लिखवाया था, पिछली क्लास में स्पेशली बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो। आप कह रहे हो पता नहीं। नो, कोई जना बता सकता है tan बीटा 4/3 होगा यानी बीटा कितना? हाँ सर 53 डिग्री। बीटा हो जाएगा 53 डिग्री। क्लास में आते हैं तो सुना करो और लिखा करो जो बताते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड फास्ट रहेगी, ये नहीं कि अभी शुरू हुआ है धीरे धीरे कराएं, ठीक है ना? अब हम आगे बारी बारी एक ही चीज को रिपीट नहीं करेंगे। tan बीटा 4/3 आया तो बताया था मैंने, बीटा हो जाएगा 53 डिग्री। तो अब आंसर में हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब डायरेक्शन भी बतानी है, डायरेक्शन यानी एंगल बताना है। तो 53 डिग्री है, किस तरफ है? 53 डिग्री वेस्ट की तरफ है या 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ? सुनो एक और बात, नॉर्थ साउथ मत करो यहाँ पर। अब रेन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको एक चीज समझनी चाहिए कि ये नॉर्थ नहीं होता। रेन वाले क्वेश्चन में ये नॉर्थ नहीं है, ये साउथ नहीं होता है। रेन वाले क्वेश्चंस में दिस इज वर्टिकल, दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल। नॉर्थ, कोई कहता है नॉर्थ क्यों नहीं होता? क्योंकि ये फिगर आप नॉर्थ आपके हॉरिजॉन्टल में होता है। जब आप पेपर की शीट हॉरिजॉन्टल रखते हो ना तो नॉर्थ आगे की तरफ होता है, ईस्ट राइट में होता है, जैसे ऐसे रखा तो नॉर्थ आगे की तरफ होता है, ईस्ट राइट में होता है, वेस्ट लेफ्ट में होता है, साउथ पीछे की तरफ होता है। पर ये फिगर हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल रखे। तो वर्टिकल वाले में ऊपर नॉर्थ नहीं होगा, ये लाइन कहलाएगी वर्टिकल। रेन जो है वो नॉर्थ से नहीं आती है, रेन वर्टिकल से आती है। तो रेन वाले क्वेश्चन में दिस विल बी कॉल्ड एज वर्टिकल। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हॉरिजॉन्टल में होते हैं, साउथ नीचे नहीं होगा। कोई कहता है मेरे को साउथ में जाना है, साउथ का मतलब थोड़ा जमीन के अंदर आप नीचे की तरफ चले जाए, या नॉर्थ जाना है, नॉर्थ का मतलब आप हवा में ऊपर की तरफ चले जाए। तो इस फिगर में कोई कहता है फिर नॉर्थ साउथ कहाँ होंगे? तो ये इमेजिन करिए ये हॉरिजॉन्टल था, नॉर्थ कहाँ होता? आगे की तरफ, नॉर्थ यानी इस, साउथ यानी उल्टा पीछे, ईस्ट होता राइट में, वेस्ट होता लेफ्ट में, ऊपर जो होगा वो वर्टिकल होगा। नॉर्थ यहाँ पे नहीं होगा, नॉर्थ इस फिगर जो मैंने बोर्ड पे बनाई है इसमें नॉर्थ अंदर की तरफ होगा, सामने। अगर नॉर्थ जाना है यानी सीधा चलना, साउथ जाना है यानी पीछे इस तरफ जाना, ईस्ट जाना है यानी राइट जाना है, वेस्ट यानी लेफ्ट। ये लाइन कहलाएगी वर्टिकल। तो एंगल किस तरीके से लिखोगे? नॉर्थ साउथ नहीं यूज होगा इस बार, आप लिखेंगे एट एंगल 53 डिग्री। बीटा हमारा 53 आया है, 53 डिग्री किस तरफ? वेस्ट की तरफ मुड़ा हुआ है, ईस्ट की तरफ? वेस्ट की तरफ। 53 डिग्री वेस्ट ऑफ वर्टिकल, बस 53 डिग्री वर्टिकल से वेस्ट की। तो with what velocity will rain hit us? 10 meter per second at 53 degree west of the vertical. रेन जो आएगी वो हमसे टकराएगी इस स्पीड से। सर साउथ वाले पॉइंट को भी वर्टिकल कहेंगे? क्या चीज? सर जो साउथ वाला पॉइंट है उसको भी वर्टिकल कहेंगे? इस पूरी लाइन को, ये पूरी लाइन, इसमें ये नहीं है कि ये लाइन, ये पॉइंट वर्टिकल है, ये पॉइंट वर्टिकल है। ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन का नाम है वर्टिकल। अब आपका जो रिजल्टेंट है वो इस लाइन से देखो, रिजल्टेंट इस वर्टिकल की लाइन से कितना एंगल बना है। ये जो रिजल्टेंट है ये इस वर्टिकल की लाइन से 53 डिग्री, तो मैंने क्या लिखा? 53 डिग्री वेस्ट ऑफ वर्टिकल, यानी वर्टिकल वाली लाइन से, वर्टिकल वाली लाइन से जो वर्टिकल लाइन थी उससे 53 डिग्री वेस्ट की तरफ। ये पूरी लाइन कहलाएगी वर्टिकल। कोई कहता है नॉर्थ साउथ कहाँ चले गए? फिर से बता रहा हूं मैं, नॉर्थ जो होगा, नॉर्थ विल बी अंदर की तरफ,
आप बोर्ड के अंदर की तरफ जाएंगे, दैट विल बी नॉर्थ। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। आप कभी कहते हैं मैं नॉर्थ में जा रहा हूं, तो नॉर्थ का मतलब ये नहीं है कि आप हवा में ऊपर आसमान में चले जाते हैं। नॉर्थ इस फिगर में ऊपर की तरफ नहीं होगा, नॉर्थ इस फिगर में अंदर की तरफ होगा, आगे सीधा सीधा जाओगे तो नॉर्थ होगा। या नेविगेटर में जब आता है कि गो नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब ये नहीं गाड़ी ऊपर जा रही है, गाड़ी सीधा जा रही है। नॉर्थ का मतलब रोड पे आप सीधा आगे जा रहे हैं। ईस्ट राइट में होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है, साउथ का मतलब यू टर्न लेके पीछे। तो इसमें साउथ यहाँ बाहर की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ, और नॉर्थ अंदर की तरफ। तो ये पूरी लाइन कहलाती है वर्टिकल। तो 53 डिग्री वेस्ट ऑफ वर्टिकल। अच्छा, अब लास्ट पार्ट, एट व्हाट एंगल शुड वी बेंड द अम्ब्रेला। सुनिएगा बात, ये मिटा दूं मैं, ये लिख लिया है। यस। अब एक आदमी है यहाँ पर, उसने बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है। तो वो अपना अम्ब्रेला सीधा तो नहीं पकड़ेगा, बिल्कुल ऐसे तो नहीं पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेन तो टेढ़ी आ रही है। किसी दिन आपने देखा होगा, आप बाहर पार्क में है और रेन टेढ़ी आ रही है, तो आप अम्ब्रेला ऊपर की तरफ तो नहीं पकड़ेंगे, आप अम्ब्रेला को भी मोड़ेंगे। रेन कितने एंगल मुड़ी हुई है? 53 डिग्री। 53 डिग्री मोड़ोगे, सिंपल सी बात है, इसमें चिंता की बात क्या है। तो एट व्हाट एंगल शुड वी बेंड द अम्ब्रेला? वी शुड बेंड द अम्ब्रेला बाय 53 डिग्री। किस तरफ? वेस्ट ऑफ वर्टिकल या ईस्ट ऑफ वर्टिकल? ईस्ट ऑफ वर्टिकल। ईस्ट ऑफ वर्टिकल। सोच के बताओ। वेस्ट 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 ऑफ वर्टिकल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। रेन ऐसे आ रही है, ईस्ट ऑफ वर्टिकल। ईस्ट ऑफ वर्टिकल। ग्रीन वाला ये रेन है। इस आदमी को तुमने बोला रेन 53 डिग्री वेस्ट ऑफ वर्टिकल जा रही है, अपने अम्ब्रेला को भी 53 डिग्री वेस्ट ऑफ वर्टिकल मोड़ दो। तो ये आदमी क्या करता है? अपने अम्ब्रेला को भी 53 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ देता है। ठीक है, नो थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ ना यार। रेन अगर वेस्ट की तरफ जा रही है तो आप भी अपना अम्ब्रेला वेस्ट की तरफ मोड़ दोगे क्या? नहीं, आपको ईस्ट में बचना है। तो जिस साइड से रेन आ रही है उस तरफ मोड़ोगे ना। रेन ऐसे जा रही है, देखिए बात को समझिए। रेन ऐसे जा रही है, रेन इज गोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट। तो उससे बचने के लिए आपको तो अपना अम्ब्रेला ईस्ट की तरफ मोड़ना होगा ना। तो अगर वो अम्ब्रेला की बात करता है, एट व्हाट एंगल शुड यू बेंड द अम्ब्रेला, योर आंसर शुड बी 53 डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकल। यानी आपको अपना अम्ब्रेला वेस्ट की तरफ नहीं, ईस्ट की तरफ मोड़ना है। यानी इस आदमी को अपना अम्ब्रेला इस तरफ मोड़ना चाहिए, समथिंग लाइक। सर ये एंगल 37 नहीं होना चाहिए। यार आप लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री तो सही से पढ़ो ना। अब मैं देखो यार, ये लाइन क्या कहलाती है, सही बताना, ये लाइन क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। क्या नाम दिया था इस लाइन को? वर्टिकल। वर्टिकल कहलाती है वर्टिकल। ये एंगल अम्ब्रेला का वर्टिकल के साथ एंगल कितना होगा ये बताओ। 37 कैसे होगा? 37। ये दोनों कौन से एंगल? 53 वर्टिकल। ये अगर दो लाइन ऐसे हैं तो ऑर्डर इंडिया ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल भी तो बीटा ही होगा। 37 कैसे हो जाएगा? ये देखो, बनाओ फिगर। वो 53 डिग्री ईस्ट की तरफ है, सॉरी 53 डिग्री वेस्ट की तरफ है ये, तो ये वाला 53 डिग्री ईस्ट की तरफ। थोड़ा टाइम लगेगा, इट इज नॉट नेसेसरी एक बार में आप पिकअप कर सको। अगर आपको मुश्किल आती है तो प्लीज प्रैक्टिस करिए। छोड़ देंगे तो फिर आगे उस दैट इज नॉट द सॉल्यूशन, तो और मुश्किल लगने लगेगा। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, डाउन सर एक बोलो। सर जैसे सर ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सर लॉ है सर दोनों, लेकिन सर दोनों में सर फॉर्मूला सेम है सर, आंसर भी सेम ही आ रहा है। तो सर बस सर ये डायग्राम का मतलब सर फिगर का वो है कि सर डिफरेंस, हाँ, बस फिगर ही चेंज।
हाँ एक्सक्यूज मी सर, सर तो फिर जो एंगल एट विच द अम्ब्रेला इज हेल्ड एक्चुअली में क्या होगा? ये होगा ना 53 डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकल। आप अपने अम्ब्रेला को Okay, sir. वर्टिकल से 53 डिग्री ईस्ट की तरफ मोड़ लीजिए। दिस विल बी द आंसर टू द बी पार्ट। पर अगर वो कभी सर अगर वो क्वेश्चन पूछे कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड? नहीं नहीं, अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्यों पूछेगा? किसी भी चीज का एंगल वो आपसे पूछेगा। अम्ब्रेला बाय डिफॉल्ट अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में रखी जाती है ये बताओ। सर ऊपर 90 डिग्रीज। बाय डिफॉल्ट अगर हवा नहीं चल रही होती तो क्या तुम अम्ब्रेला को हॉरिजॉन्टल रखते? कैसे रखते? नो सर, कैसे रखते? सॉरी 0 डिग्रीज। सर वर्टिकल। वर्टिकल। तो अगर हवा नहीं चल रही होती तो तुम वर्टिकल रखते। अब हवा चल रही है तो तुम वर्टिकल से उसको कितना मोड़ रहे, तो कंपैरिजन विद द वर्टिकल करा जाएगा ना, हॉरिजॉन्टल के साथ थोड़ी ना बताओगे, क्योंकि अम्ब्रेला नॉर्मल केस में वर्टिकली रखी जाती थी। अब वर्टिकली ना रखकर आप उसको मोड़ रहे हैं, तो जो एंगल बताएंगे विद द वर्टिकल बताएंगे ना, क्योंकि वर्टिकल उसकी नॉर्मल डायरेक्शन थी। अम्ब्रेला को यूज जब करते थे आप उसको वर्टिकली रख के करते थे। आज आप हवा चलने की वजह से उसको मोड़ रहे हैं, तो आप जो एंगल बताएंगे वो वर्टिकल के से कितना मुड़ा वो बताएंगे ना। आप ये ग्राउंड वाला एंगल नहीं, यू विल नॉट बी टेलिंग दिस एंगल, ये वाला एंगल नहीं बताया। ठीक है, बोलो कुछ डाउट है तो पूछो। सर बट ये क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछा जा सकता था ना कि ग्राउंड से एट व्हाट एंगल द अम्ब्रेला शुड बी। देखिए अगर पूछा है, अगर उसने क्वेश्चन में बोल दिया एट व्हाट एंगल शुड वी होल्ड द अम्ब्रेला विद द ग्राउंड, अगर उसने क्वेश्चन में बोल दिया विद द ग्राउंड, ठीक है, अब तो क्वेश्चन में बोल दिया, अब यानी आपको अम्ब्रेला का एंगल जमीन के साथ निकालना है। अब क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल दिया, अगर कुछ नहीं बोला होता तो विद द वर्टिकल ही निकालना होता, पर उसने बोल दिया विद द ग्राउंड है, यानी अब आपको ये वाला एंगल बताना होगा। ऊपर वाला बीटा 53 है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री 37 हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर अगर वो कुछ बोलेगा नहीं, पहली बात तो विद द ग्राउंड विद द कुछ नहीं बोलेगा, तो अम्ब्रेला का एंगल हमेशा विद द वर्टिकल ही बताया जाए। चलिए क्वेश्चन एक होमवर्क के लिए, इसको नोट डाउन, मैं आप लोगों को इसका रिकॉर्डिंग एक्सेस दे दूंगा। अगर आप इसको दोबारा एक बार रिवाइज करना चाहें तो इसको कल एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। होमवर्क क्वेश्चन कल सुबह आपको भेजेंगे और फिर बता देंगे कितने बजे तक आपने सेंड करना। सर रिकॉर्डिंग के लिए वो एक्सेस मांगते हैं। हाँ दे देंगे, अभी क्वेश्चन लिखिए। एक रिवर है, दिस इज अ रिवर, it is flowing velocity of river is 3 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी का घर है यहाँ पे, वो खड़ा यहाँ पर है दूसरी साइड, ये स्विमर है, ये इसका घर ऑपोजिट साइड है रिवर, ही स्टैंडिंग ऑन दिस साइड, इसका घर दूसरी साइड है, बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट है। तो ये अपने घर की तरफ स्विम करना स्टार्ट करता है, तो he starts swimming directly towards his home with a speed of 4 किलोमीटर पर आवर। वो अपने घर की तरफ जाने की कोशिश करता है और उसकी जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। Find his first part, resultant velocity, यानी उसकी वेलोसिटी हो कितनी जाएगी। कोई कहता है हो कितनी जाएगी का क्या मतलब है, उसकी वेलोसिटी 4 है तो 4 ही रहेगी, नहीं, वो 4 से स्विम कर रहा है पर वो स्विम पानी में कर रहा है और पानी में तो बह रहा है, तो पानी का इफेक्ट उस आदमी पे पड़ेगा ना, तो पानी का इफेक्ट आदमी में ऐड हो जाएगा। पिछली बार वाला सोचो, बिल्कुल रेन गिर रही थी, हवा का इफेक्ट उसमें ऐड हो गया था, यहाँ आदमी जा रहा है, रिवर का इफेक्ट, रिवर फ्लो कर रही है, रिवर अपने साथ उसको भी तो
वो आगे की तरफ ले जाएगी, यानी रिवर का वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी में ऐड होगा, तो टोटल वेलोसिटी कितनी आएगी? टोटल वेलोसिटी यानी इसका मैग्नीट्यूड और इसका एंगल, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, दूसरा, रिवर की हमें विड्थ दे रखी है, विड्थ ऑफ द रिवर इज 2 किलोमीटर, जो रिवर है उसकी विड्थ 2 किलोमीटर। तो सेकेंड पार्ट, टाइम टू क्रॉस द रिवर, इस आदमी को रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। और एक पार्ट और, ड्रिफ्ट ऑन ऑपोजिट साइड, इसका क्या मतलब अभी बताते हैं। अच्छा, जरा कॉमन सेंस लगाना। अब ये बच्चा अपने घर की तरफ स्विम ऑन करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये यहां पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? नो सर, बीच में सही, थोड़ा साइड में पहुंचेगा। इसमें पानी का इफेक्ट ऐड हो जाएगा, तो आप इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड करेंगे। इसमें किसको ए बोलोगे, किसको बी बोलोगे? आदमी को ए या रिवर को ए? रिवर को ए, आदमी का या रिवर का? सर आदमी आदमी का लेंगे ए। जिसका मोशन पढ़ रहे होते हैं उसको ए बोलते हैं, तो इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। दिस विल बी ए, दिस विल बी बी। अब आपकी मर्जी है ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। सुनिए बात, अगर ट्राइंगल लॉ लगानी है तो बी को उठाकर ए के आगे लगा देना, अगर पैरेललोग्राम लगा है तो बी को उठाकर ए के साथ में लगा देना, तो आपकी मर्जी है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लेना मैग्नीट्यूड एंगल से, नीटली फिगर बना के। टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकालना। अच्छा, ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि ये जाना तो यहां चाहता था, पर ये यहां पहुंचा नहीं होगा, ये पहुंचेगा यहां कहीं, ये कहीं यहां जाके लैंड करेगा, क्योंकि पानी का इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो ये यहां कहीं जाके लैंड करेगा। इस डिस्टेंस को बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो ये आपको निकालना। थोड़ा सोचिएगा, नॉट वेरी इजी, स्टार्टिंग में करेंगे थोड़ा मुश्किल आएगी, जितना हो पाता है ज्योमेट्री यूज करना, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर का फॉर्मूला यूज करना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर थोड़ा सा ध्यान से करोगे ना तो हो जाएगा। तो इसका एंगल 90 बनेगा। और कोई हिंट नहीं, अब आप सोच लीजिएगा कैसे, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ये आपने कर हिंट क्या था? हिंट दे दिया, बस ये बता तो दिया मैंने सब कुछ, ये सब जो फिगर बना दी यही हिंट हो गया।